नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासत न्यूज़। मैं आपके साथ जिया कौशिक। आज मेरे साथ ज्योतिष आचार्य दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। जी। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ज्योतिष विद्या या फिर ज्योतिष ब्राह्मणों से किस तरह अलग है और ज्योतिष को लोग किस तरह देखें और किस तरह माने। नमस्कार, जय माता दी सभी दर्शकों को। कि मैं एक प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली से हूँ। हमारे यहाँ ज्योतिष को ज़्यादा नहीं माना जाता। ऐसा सोचा जाता है कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही सर्वोपरि हैं और कुछ नहीं। तो इसमें आपका क्या विचार है कि ब्राह्मण ही ऊपर है या ज्योतिषी भी? देखिए, पहली बात तो ये है ना, ज्योतिष को मानने ना मानने वाली तो कोई बात ही नहीं। ज्योतिष अगर है तो एक समझने का विषय है। क्या है ज्योतिष? क्या है? 9 ग्रह, 12 राशियां, इनके ऊपर जो जो हमारे आकाश में जो भी ग्रह का विद्यमान, जो भी ग्रह चल रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन करके जो भी गणना निकलती है। मान लीजिए आज कोई बच्चा पैदा हुआ है इस समय, तो आज के समय में, इस समय में जो भी आकाशमान में जो भी ग्रहों की गतिविधियां हैं, उस ग्रहों की गतिविधियों के हिसाब से हम इंसान की परीक्षा निकालते हैं। किस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, किस राशि में बच्चा पैदा हुआ है, कौन सी राशि में बच्चा कैसे स्वभाव का होता है और कैसी नक्षत्र में बच्चा किस तरह का होता है। तो यानी कि ज्योतिष को ऐसे, जो आप कह रहे हो कि आप ब्राह्मण फैमिली से हो, बड़ी अच्छी बात है। ब्राह्मण होना एक अलग बात है, ज्योतिष एक अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि हर ब्राह्मण ज्योतिषी हो। ज्योतिष का एक अलग होता है, जो कोर्स करना पड़ता है, इसकी अलग स्टडी करनी पड़ती है। तो ये तो ज्योतिष और ब्राह्मण में ये चीज का फर्क है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने भी ये बहुत सारे स्टोन्स पहन रखे हैं, इनका कुछ अलग मीनिंग होता है ज्योतिष में या फिर आपने नॉर्मल पहने हुए हैं? नहीं, पहली बात तो देखिए, ये मैंने कोई स्टोन नहीं कोई पहना हुआ है। मैंने सिर्फ मूंगा, ये सुच्चा मोती पहना हुआ है। बाकी मैंने गोल्ड जरूर पहना हुआ है। गोल्ड मुझे डालने का शौक भी है। और दूसरा, जो मेरी अगर कुंडली की मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, तो मेरे एकादश भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं। एकादश भाव कुंडली में लाभ का स्थान होता है। और गोल्ड जो होता है, गुरु ग्रह को, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि लाभ स्थान में जो ग्रह बैठा है, उसकी वस्तु जितनी हम यूज करेंगे तो वो ग्रह हमारा उतना एक्टिव होगा। तो यानी कि इस करके मैं गोल्ड धारण करता हूँ, तो लाभ, ताकि उससे लाभ लिया जा सके। तो मतलब जितने भी लोग गोल्ड पहनते हैं वो अपने लाभ के लिए पहनते हैं? जी बिल्कुल, कुछ शौक के लिए पहनते हैं। बट आपने जैसे सवाल पूछा ना स्टोन के लिए, स्टोन बिल्कुल काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्रह खराब है या आपका कोई ग्रह बहुत अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कारक भाव का ग्रह कौन सा है, मारक का कौन सा है, उसके हिसाब से हम अगले को स्टोन डालना बताते हैं। भी आप ये डाल लीजिए, आप ये डाल लीजिए। तो उसके हिसाब से स्टोन असर करते हैं। तो वो सच में असर करते हैं? बिल्कुल असर करते हैं। स्टोन तो क्या है, जैसे मान लीजिए आपके अंदर, आपकी बॉडी में किसी भी ग्रह की एनर्जी कम है, तो उसके हिसाब से जैसे हम स्टोन डालते हैं, तो स्टोन का काम होता है सूर्य से वो एनर्जी लेकर आपकी बॉडी के अंदर डालना। अच्छा, जैसे मैं हूँ, मैं कभी अपने हाथों में कुछ नहीं पहनती ना, मैं इन चीजों को मानती, टू बी वेरी ऑनेस्ट जी। तो क्या मेरे ग्रह अच्छे नहीं चलेंगे अगर मैं ये सब ना मानूं या ना पहनूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। स्टोन डालना कोई जरूरी नहीं है। स्टोन एक ग्रह को एक्टिव करने के लिए, अगर उसका असर प्रभाव बढ़ाने के लिए होता है। स्टोन डालना कोई कंडीशन नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। ये तो एक एक्स्ट्रा, जैसे आप ज्योतिष करते हैं, कोई हमसे पूछते हैं, कुछ लोग डालना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मैं ऐसा काम क्या करूं जो मेरे लिए अच्छा हो। तो जैसे किसी का कोई ग्रह बड़ा अच्छा होता है, तो उसकी पावर और बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बोला है कि कुंडली में जैसे देखो ना 12 भाव होते हैं, एक एक भाव अलग अलग घर से रिप्रेजेंट होता है। कुछ भाग से अपना घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, सुख देखते हैं। अब जैसे एकादश भाव में मैंने बोला कि मेरे बृहस्पति देव बैठे हैं, तो बृहस्पति देव गोल्ड के प्रतीक है, पीली चीज वस्तु हल्दी के प्रतीक है। तो जैसे कि मैंने गोल्ड पहना हुआ है, तो एकादश भाव मेरा एक्टिव रहेगा। और एकादश भाव रिप्रेजेंट करता है लाभ स्थान को, यानी कि लाभ करवाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज है, जैसे मैं गोल्ड पहना हुआ है, तो ऐसे मान लीजिए किसी का यहाँ पर मंगल बैठा हो, तो हम उसको मूंगा बोल देंगे डालने के लिए, क्या मूंगा डाल लीजिए। तो इस तरह स्टोन काम करते हैं। किसी के मान लीजिए 9th भाव में कोई बृहस्पति देव बैठे हैं, तो उसको बोलेंगे पुखराज पहन लीजिए। तो इससे आपका पुखराज एक्टिव होगा, उसके धर्म कर्म में उसकी रुचि बढ़ेगी और उसके कर्म के साथ उसका योग भी बढ़ेगा, क्योंकि 9th भाव हमारी बढ़ोतरी का होता है। तो स्टोन का काम सिर्फ ग्रहों की एनर्जी बढ़ाना है, कंडीशन नहीं है कि जरूरी डालना है। ग्रहों को ठीक करने के लिए सिर्फ उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान यही काफी होते हैं।
तो मतलब जैसे अभी आपने पूजा अनुष्ठान की बात करी, अगर किसी का ग्रह खराब है जी। या कुछ भी दिक्कत है उनके घर में, फैमिली में, शादी में, कुछ भी, तो आपके हिसाब से अनुष्ठान उनकी फैमिली को या फिर उनकी जो फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ प्रकार से राहत मिल जाती है। कुंडली देखने से हमें पता लग जाता है कि इस इंसान को ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जैसे संसार में कोई भी वस्तु है ना, सभी को ग्रहों से उसको जोड़ा गया है। अब मान लीजिए हम इस रूम में बैठे हैं, इस रूम में जो भी सामान पड़ा है ये कोई ना कोई ग्रह को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसी आपकी कुंडली के अंदर मान लो कोई भी अगर ग्रह खराब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका चंद्रमा ग्रह खराब है। चंद्रमा ग्रह रिप्रेजेंट करता है पानी को। हमारी बॉडी में 70% पानी है और हमारी जमीन पे, पृथ्वी पे भी 70% पानी है। तो मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा वीक है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पानी की कमी होगी। और मान लीजिए अगर चंद्रमा दूषित है, राहु के साथ बैठा है, तो आपका चंद्रमा उतना खराब हो जाएगा। यानी कि कुछ इंसान इमोशनल ज़्यादा होते हैं ना, तो इस प्रकार से इंसान के ग्रहों से उसके नेचर का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी आपने बताया हमारे शरीर में पानी 70% रहता है जी। और अगर पानी कम है मतलब चंद्रमा की कमी है, चंद्रमा वीक है तो कोई ना कोई पानी उसमें दिक्कत आएगी। तो वो हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज हमारे में कम है तो ये कमजोर वो है? आपको एक जोश से ही बताएगा। अब मान लीजिए देखिए ना, जैसे 12 भाव होते हैं, चंद्रमा कहीं हर जगह पे तो बुरा करता नहीं है, कहीं कहीं अच्छा असर भी करता है, कहीं कहीं बुरा असर भी करता है। अब जैसे 8वें भाव में 8वीं राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। नीच के यानी कि बुरा प्रभाव देते हैं। जितने भी सुसाइड के केस होते हैं अमावस के समय पे होते हैं, उन दिनों में होते हैं कि उन दिनों में चंद्रमा की जो स्थिति होती है तो ऐसे में इंसान सुसाइड केस ज़्यादा होते हैं। आप ये हमारी सर्च है, जितने भी लोग सुसाइड में देखते हैं ना तो इन दिनों में ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि जितने भी ग्रह है ना, हर ग्रह किसी ना किसी चीज़ से प्रतीक है। अब सूर्य ग्रह हमारी रोशनी का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है। अब आपके जो ये ज्योतिष है इसमें तो नॉर्मल ये माना जाता है कि अगर पानी की मात्रा कम है तो हमारा चंद्रमा कमजोर है, लेकिन अगर हम ये डॉक्टरी भाषा में देखें तो अगर पानी कम है तो हम लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, उससे भी तबीयत खराब हो सकती है। बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल। तो फिर उसमें जो अगर हम नॉर्मल कोई डॉक्टर को ना मान के ज्योतिषी को दिखाए तो वो उसमें हमारा चंद्रमा कम बता देंगे, लेकिन अगर सच में हमें कोई बीमारी हुई तो फिर उसे भी हम ज्योतिषी से रिलेट करें? नहीं, ज्योतिष आपको ये बता सकते हैं। देखिए मान लो चंद्रमा से अगर कोई प्रॉब्लम है, नजला आदि की दिक्कत हो सकती है, खांसी जुकाम, सीजन वाइज कोल्ड ज्यादा हो जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाती है, ये चंद्रमा से होती है। हम ये नहीं कहते कि उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमें इशारा हो जाता है कि ऐसे इंसान को ये दिक्कत रहेगी, तो ऐसे इंसान को उस तरह की कुछ रेमेडी दी जाती है। और अगर उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी गई हो तो डॉक्टरी सहायता से, दवा से ठीक किया जाता है वो। तो आपके कहने का सीधा सीधा मतलब है जैसे कि मनुष्य की अगर तबीयत खराब है या कोई भी बीमारी हो तो वो उसके ग्रह नक्षत्र खराब होने की वजह से है? बिल्कुल, इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। मान लीजिए कोई भी बीमारी है ना, मान लीजिए किसी को सांस की प्रॉब्लम है, तो सांस की प्रॉब्लम, जो सांस जो हवा चलती है ना, हवा का प्रतीक बृहस्पति देव ग्रह है। तो मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हैं तो ऐसे बच्चे के घर में किसी को सांस की प्रॉब्लम जरूर आती है, उसके बड़े बुजुर्गों को। अब किसी की कुंडली में गुरु राहु का योग आए ना, इसको चंडाल दोष भी बोलते हैं, हम फौरन बोल देते हैं कि आपके घर में सांस की प्रॉब्लम है किसी को, तो अगला बोलता है हाँ। तो यानी कि जैसे जैसे ग्रह बैठे होते हैं ऐसे ऐसे हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो अगला जैसे जैसे हाँ बोलता है तो हमें पता लगता है कि इसकी कुंडली इसके ऊपर कितना वर्क कर रही है। तो यानी कि सभी तरह के जो ग्रह हैं, अगर आप बीमारी से देखोगे तो भी उसका लग जाएगा। यानी कि हर एक ग्रह का किसी न किसी चीज से कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। ये तो फिर आपका सीधा सीधा मतलब हो गया कि कोई भी बीमारी है डॉक्टरी से रिलेटेड करेगी, डॉक्टरी से रिलेट होगी, लेकिन वो साथ साथ ज्योतिष से भी रिलेट होगी। बिल्कुल। देखिए अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपको साफ सीधा बोलता हूँ, डॉक्टर तो चेक करके बताएगा, कोई स्कैन करके, कोई एक्सरा करके, बड़ा कुछ करके बताएगा। ज्योतिष से, कुंडली देखने से पता लग जाता है कि ऐसे इंसान को ये दिक्कत हो सकती है। मतलब आपके कहने का सीधा अर्थ ये है कि ज्योतिष पहले ही बता सकता है बिल्कुल कि इस बंदे को ये बीमारी होगी। बिल्कुल। अब जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म से ही सूर्य डाउन में आ जाता है, तुला राशि में आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि ऐसे बच्चे की निगाह जल्दी वीक हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखना, प्रिकॉशन लेके चलना है। पर निगाह तो आजकल हर एक बच्चों की वीक हो रही है। आप किसी भी दूसरे या तीसरे बच्चे को देख लो, सबके चश्मे लगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसको अगर आप गहराई से समझो, आपको एक बड़ी अच्छी बात बोली आपने। देखिए
पहले का समय क्या होता था ना, जैसे अपना बच्चा होने के टाइम जैसे घर पे दाई से बच्चा पैदा होता था, जो भी प्रकार था, आजकल बड़ी बड़ी फैसिलिटियाँ हो गई, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में बच्चा पैदा होता है, बच्चा जैसे ही माँ की गर्भ से बाहर आता है तो इतने बड़े बड़े ऊपर लेंस लगे होते हैं हॉस्पिटलों में, तो सीधे ही पहली रोशनी जाके उसकी आंखों में पड़ती है, तो आधा असर तो वहीं से पड़ जाता है, अगर डीपली समझा जाए तो। कितनी अच्छी है, आपको मैं डीपली बात बोल रहा हूँ। तो दूसरी प्रकार से अगर ग्रहों का जो भी है, जिस भी राशि में बैठा है, अगर कोई शत्रु राशि में बैठा है ग्रह, अगर उसके ऊपर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उससे पता लग जाता है भी इसको ये दिक्कत होने वाली है, चंद्रमा से ये वाली है, क्योंकि सभी ग्रहों से अलग अलग बीमारियां इंडिकेट करती है। जैसे कि अभी छोटे बच्चे पैदा होते हैं, मैंने जी। बहुत बार ऐसा देखा है, छोटा बच्चा पैदा होगा उससे पहले ही उसके दिल में छेद होता है। तो वो ऐसा क्या कारण है? आजकल हर तीसरे या चौथे बच्चे के दिल में छेद होता है। जी जी। तो वो कोई ज्योतिष बता सकते हैं उसका कारण? देखिए, आजकल जैसे जैसे घोर कलयुग बढ़ता जा रहा है, पहले आपने इन सब बीमारियों के नाम तक नहीं सुने थे जो आजकल सुन रहे हो। ये तो जैसे जैसे ना, अब गीता में भी लिखा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, या ये कह लीजिए जितनी फैसिलिटियाँ हो रही हैं उतने ज़्यादा हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मॉडर्न नहीं बन रहे हम, उतनी बीमारियाँ हमें घेर रही हैं, लोगों की उम्र कम हो रही है। मैं कहने का मतलब जितनी अपॉर्चुनिटी है ना, इनका कहीं ना कहीं पे नुकसान है हमें। तो कहने का मतलब ज्योतिष तो एक हमारा मार्गदर्शन गाइड करता है हमें कि ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसको जीवन में लाभ मिले। तो भी यानी कि आज बच्चा पैदा होता है पेरेंट्स के, तो उससे इंडिकेट हो जाता है कि ये बच्चा औलाद सुख कितना रहेगा माता पिता को, कितना नहीं, तो इसको किस फील्ड में डालो। यानी कि अगर ज्योतिष को देखो सही निगाह से देखा जाए, सही इस्तेमाल किया जाए। अब मान लो आपका बच्चा स्टडी कर रहा है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछो कि आपको ये बच्चे को किस लाइन में डाला जाए, डॉक्टर बनाया जाए, एडवोकेट बनाया जाए, वो ग्रहों से पता लगता है। अब किसी बच्चे का मैथ तेज होता है तो हम उसको बोल देते हैं LLB करवा दीजिए। किसी बच्चे का सूर्य तेज होता है तो हम बोलते हैं कि ऐसे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब का योग है, कोई ऐसी इसको तैयारी करवाइए। किसी बच्चे का मंगल स्ट्रॉन्ग है, 10th भाव में बैठता है, तो हम बोलते हैं आर्मी की या पुलिस की, नेवी की ट्राई करवाइए। तो कहने का मतलब कुंडली दिखाने से 100% आपका लाभ ही होता है, परंतु शर्त ये है कुंडली देखने वाला जेन्युइन होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने बात बोली, अगर हमारी कुंडली में किसी ने बताया कि मैं IPS बनूंगी जी, तो क्या वो सच होगा? नहीं, ये कुछ अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए, अब आप सबसे पहले तो बात है आपको बताया किसने है, उस बताने वाले की नॉलेज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। अब बोलने को तो मैं कुछ भी बोल दूं आप कुछ बनोगे, ये फर्क पड़ता है ग्रहों से। हाँ, अगर किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी ने देखा है, उसने आपकी कुंडली में कोई योग देखा है, तो उसने बोला है कि ऐसा बच्चा कोई उच्च अधिकारी पद पे जाएगा, तो वो जरूर जाता है। तो कहने का मतलब जो ये चीज़ें हैं ना, आपकी जो ये सवाल है ना, आप कहना सिर्फ एक बात चाह रहे हो जो कह नहीं पा रहे हो भी क्या ज्योतिष सच है। मैं ये यही सब होता क्वेश्चन है। अभी पूछने वाली थी हाँ। कि इसका मतलब ये है कि क्या ज्योतिष सच में बिल्कुल। सच है? आप ये प्रश्न पूछने वाले थे और मैंने आपकी फेस रीडिंग पहले ही कर ली थी। हम फेस रीडिंग भी साथ में करते हैं, तो इस करके मैंने खुद ही बोल दिया ज्योतिष बिल्कुल सच है। मेरे दिमाग में जी, यही क्वेश्चन था बिल्कुल। कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आचार्य जी से बिल्कुल, यही पूछूंगी बिल्कुल। कि सच में है भी ज्योतिषी? देखिए, ज्योतिष बिल्कुल सच है, परंतु दुर्भाग्यवश क्या है आज के समय में ना, 100 में से 95% जो ज्योतिष कर रहे हैं वो लोग ही गलत है। यानी कि ज्योतिष करने वाला आपके गलत कहने है, का मतलब है ज्योतिष कि गलत नहीं है कि ज्योतिष करने वाले आजकल जो पाखंडी हाँ, हैं वो गलत है। और रही बात, अब बात करें ज्योतिषियों की, तो आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, डॉक्टर लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, मैं कह रहा हूँ मुझे कोई एक ऐसी लाइन बता दो जिसके अंदर सभी लोग अच्छे हैं। ये तो हर फील्ड में बुरे लोग आपको मिलेंगे, बिल्कुल। परंतु ज्योतिष फील्ड में थोड़ी सी बात हो उसको ऐसे उछाल दिया जाता है कि जाने की पता नहीं क्या लूट लिया। आजकल ये बाबा जी या फिर ज्योतिषों का थोड़ा पाखंड ज्यादा चल रहा है ना, जी, इसलिए जी। हर एक पे कोई विश्वास नहीं करता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अब 50-60 साल पहले अब पता लगाया है कि मंगल ग्रह पे जो मिट्टी है उसका रंग लाल है, मंगल का रंग लाल है। हमारे जो वेद मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने हजारों साल पहले बता दिया था कि मंगल का रंग लाल है, मंगल की पृथ्वी से दूरी इतनी है। जो हमारे साइंटिस्ट अब पता लगा पा रहे हैं, अभी भी इनको इतना एग्जैक्ट पता नहीं है। हमारे वेदों में सारा बताया गया है कि सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, किस गति में घूमती है, यानी कि
प्रॉपर साइंस और मैथमेटिक्स का कमाल है, इसको समझने वाला होना चाहिए। बट कमी ये है, हमारी फील्ड के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया इसके अंदर। अगर अच्छा। मान लीजिए एक डॉक्टर है किसी का, उसका फादर यही चाहेगा ना मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बिल्कुल। तो हमारी फील्ड में ब्राह्मण के बेटे ने नहीं चाहा कि हमारा बेटा ब्राह्मण करे, क्योंकि लोग देखो पैसा देते नहीं थे, इतनी वो करते नहीं थे, तो इस करके इस फील्ड में थोड़ा कम ध्यान दिया गया। परंतु अब कुछ 5-10 सालों से बड़ी ज्यादा इसके अंदर एक बदलाव आया अच्छा है। आचार्य जी, मैंने तो ये भी देखा है, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, जी पर मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण नहीं होते, वो कोर्स करते हैं। तो कोई भी जात वाला व्यक्ति वो कोर्स करके ज्योतिष या नॉर्मल पंडित बन जाता है, तो जी। क्या ये सही है? मतलब ऐसा बनना चाहिए? देखिए आजकल प्रोफेशन बना दिया है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था ना, काम बांटे होते थे, क्षत्रिय का अलग था, हर किसी का अलग अलग काम था, तो ब्राह्मण ही ये वैदिक पूजा पाठ कर्म करते थे। आजकल क्या है, ज्योतिष कोई भी कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी बिजनेस बना रखा हुआ है। मैं कहता हूँ बिजनेस बनाए कोई बात नहीं, परंतु अगले को सही सलाह तो दें, किसी का बुरा तो ना करे, नुकसान तो ना करे। मैं तो आपको 100 की एक बात बोलूंगा, जितना लोगों का नुकसान हो रहा है ना, जितना बुरा हाल हो रहा है, मैं बात कैमरे के सामने बोलना तो नहीं चाह रहा, बट सच बोलने में कहते हैं डरना भी क्यों। जितना लोगों का नुकसान हो रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं कारण ज्योतिषी ही है, क्योंकि सही एक्यूरेट ज्ञान किसी के पास रहा नहीं, कुछ है नहीं। महीने आधे 2 महीने अधूरे के ज्ञान को लेके हाँ, ज्योतिषी बन जाते महीने हैं। 2 महीने के कोर्स करके अगर बोले कि ज्योतिषी बन जाए, नहीं। मैं 14 साल की उम्र में ज्योतिष करने लग गया था। हमारा बाप दादा पुश्तैनी काम है, शौक है मुझे। आज भी मुझे 16-17 साल हो गए ज्योतिष करते। मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि क्या ब्राह्मण कास्ट वाले ही ये ज्योतिषी करें या कोई और कास्ट वाला भी कर सकता है? क्या वो वैल्यू रखता है? देखिए हम किसी को रोक तो सकते नहीं है, पर कर सकता है। हम कहते हैं करें, कोई बात नहीं, ज्योतिष को बढ़ावा मिलेगा, परंतु उसको सही तरीके से करें। परंतु ये जो वैदिक कर्म कांड है, ये ब्राह्मण ही कर सकता है। किसी का संकल्प लेकर पूजा करवानी, शादी करवानी, ये ब्राह्मण का ही कर्म है, ब्राह्मण ही कर सकता है। और ज्योतिष तो एक प्रोफेशन है, इसको आजकल बहुत से लोग पंजाब में कर रहे हैं, दिल्ली साइड चले जाओ, बहुत सी लड़कियां कर रही हैं। तो इससे तो आजकल काम तो शरेआम हो रहा है, ऑनलाइन बहुत प्रचार हो रहा है, तो इसमें कोई कास्ट का तो कोई मतलब लेना देना है ही नहीं है, बहुत से लोग कर रहे हैं। परंतु अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई हैं बस, और कुछ नहीं, सही जानकारी किसी को नहीं है। अब एक छोटी सी बात बताऊंगा, मंगलिक, मंगलिक के नाम पे हुआ बना हुआ है बस। मैं जो क्वेश्चंस अपने दिमाग में सोच रही हूँ ना, आप मेरे से क्वेश्चन करने से पहले उनका आंसर दे रहे हो। मेरे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आया कि मतलब हमने अपने घरों में सुना है ज्यादातर कि अगर कोई मांगलिक है तो उसकी नॉर्मल लड़की से शादी नहीं हो सकती, वो मांगलिक से ही शादी करेगा, और उससे पहले किसी कुत्ते से, बिल्ली से, भैंस से, मतलब किसी से भी शादी करा दी। एक मूवी बनाई थी इसकी, हाँ ऐसे हाँ है। जो भी है, तो उसका क्या रीजन है? लेकिन आप मेरी फेस रीडिंग ज्यादा कर रहे हो। नहीं, इसका देखिए वही है, कुत्ता बिल्ली, ये तो एक फिल्म बनाई थी पंजाब में किसी ने, इसका ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो मंगलिक होता है ना, तो उसका क्या होता है, कुंभ ब्याह कर दिया जाता है। जैसे लड़की मंगलिक है, उसका कुंभ ब्याह होता है, कलश होता है ना, कलश में गंगा जल डाल के विष्णु भगवान की स्थापना करके शादी करवा दी जाती है। अगर लड़का हो तो उसका बेरी विवाह करवा दिया जाता है। पर ऐसा क्यों माना जाता है? मतलब मंगलिक की मंगलिक से ही शादी क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मंगलिक होना कोई गुनाह नहीं है। आजकल किसी का बच्चा मंगलिक हो हमारा बच्चा मंगलिक आ गया पंडित जी, कितने साल का है, कब तक है, थोड़ा है, ज्यादा है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, जो ऐसी बातें है ही नहीं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सभी को, मंगलिक या तो होता है या नहीं होता। क्यों कुछ लोग बोलते हैं ना, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मंगलिक या तो होगा या नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है, 28 साल से लेकर 33 साल तक मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है इंसान की बॉडी पे। मेरा कहने का मतलब था कि सच में मांगलिक की, अगर मांगलिक से शादी ना हो तो कोई बुरा प्रभाव है? आप सुनिए बात, 28 साल से लेकर 33 साल तक मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है। तो जो बच्चा मंगलिक है ना, तो इस समय में उसकी शादी करना थोड़ा नुकसानदायक होता है। और मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होती है। अगर मंगलिक ना मिले तो उसका कुछ और प्रिकॉशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुंडली के 12 भाव हैं, आपका लगन में मंगल बैठा तो आप पूरे मांगलिक हो, और लगन में लड़के का शनि बैठ गया, दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो उनका मंगल दोष कट गया आपस में, तो ऐसे बच्चे की नॉन मंगलिक से शादी भी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी मंगल की पूजा करवाई जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, उन दोनों की मैचिंग जो गुण वो 20-25 से ऊपर मिलने चाहिए,
तो शादी हो सकती है। और पंडित जी साथ साथ एक और प्रश्न बहुत ज्यादा आता है आजकल घरों में, बच्चे पैदा होते हैं तो ये बोला जाता है ये मूली है, जी तो उसका क्या मतलब है वो, और बोला जाता है कि ये मूल शांत कराने के लिए 21 गांवों का पानी और जी नीम जी ये जी वो, जी जी तो जी। ये चोचले हैं लोगों के या फिर ये कुछ सच है इसमें? ये कोई चोचले प्रॉपर साइंस है। जैसे दिन वार तिथियां होती है ना, ऐसे हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, जो हर प्रतिदिन एक नक्षत्र आता है। तो 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र इस तरह के होते हैं, उस समय में पैदा हुआ बच्चा गंडमूल कहलाता है। जैसे पंचक लगती है ना, कोई मर जाता है तो बोलते हैं पंचक तो नहीं लगी हुई। तो कहने का मतलब 5 नक्षत्र इस तरह के जो पंचक के होते हैं, सॉरी 6 नक्षत्र होते हैं ऐसे, जो अगर उसमें बच्चा पैदा होगा तो बच्चा गंडमूल कहलाएगा। ये 27 दिन में एक बार रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए आज जो तारीख है, आज मूल नक्षत्र चल रहा है, तो इस समय में अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो गंडमूल कहलाएगा। और उसकी पूजा कब होगी? जब नेक्स्ट मंथ मूल नक्षत्र दोबारा से रिपीट करेगा। तो मतलब वो पूजा करनी जरूरी ही है? वो जरूरी है पूजा करनी उसकी, क्योंकि मूल नक्षत्र का हुआ बच्चा थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भारी होता है और माता पिता के ऊपर थोड़ा भारी होता है। इसके पूजा विधि विधान से होती है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर समय से पहले करवा ली जाए, 27वें दिन पर करवा ली जाए, तो एक छोटी सी पूजा होती है। यानी कि आप ये कह लीजिए, हम कोई भी काम करते हैं अच्छे बुरे दिन का विचार करते हैं ना, तो इन दिनों में पैदा हुआ बच्चा थोड़ा सा दिन खराब माना जाता है। इस करके इसकी 27वें या 28वें दिन पूजा होती है, जिससे उसके ऊपर कोई भी इस तरह का जो दोष लगा हुआ है वो हट जाए। और आजकल मतलब आपने भी देखा होगा लोग बहुत ज्यादा कछुए की अंगूठियां पहनते हैं। जी बिल्कुल। तो उसका क्या कारण है? मतलब वो भी हमारी राशियों पर प्रभाव डालता है, फिर ये लोगों का फैशन ही है? ये लोगों का फैशन तो एक अलग चीज है, एक लोगों का लालचपन है। इनको लगता है भी कछुआ लोग डालने से कि पैसा आ जाएगा। कछुए की अंगूठी भी डालते हैं, कछुआ रखते भी हैं। भी मनी का कारक है ना, कुबेर जी का जैसे है। तो इस करके सोच है लोगों की, बस स्वार्थ का उपाय है कि कछुए की अंगूठी डालने से पैसा आएगा। जबकि कछुए की अगर रफ्तार देखी जाए तो धीमी रफ्तार है। कछुआ तो बहुत धीमी रफ्तार में चलता है ना, तो वो तो आपको अगर उसका प्रभाव तो कुछ और आएगा। पर कहने का मतलब वो ये आधा अधूरा ज्ञान, बस जो जैसे जिसने एक ने किया दूसरे ने वो कर लिया कि कुबेर की अंगूठी पहनने से पैसा आएगा। धन ऐसे नहीं आता, धन आता है कर्मों से, अच्छे कर्म करने से, अच्छे काम करने से, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से। अच्छा आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि नेगेटिविटी सच में है या फिर लोगों के वहम बने हुए हैं? बिल्कुल नेगेटिविटी होती है, हर प्रकार की नेगेटिविटी होती है, अच्छी नेगेटिविटी, बुरी नेगेटिविटी। पंडित जी नेगेटिविटी में तो पहले ही एक शब्द आ गया नेगेटिविटी, तो जी। फिर वो अच्छी कैसे हो सकती है? हाँ सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा, हाँ, एक एनर्जी होती है, एक अच्छी एनर्जी होती है, बैड एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर, आपका शरीर, हमारे 7 चक्कर होते हैं ना, तो हमारे 7 चक्कर के साथ ना हमारी बॉडी के साथ आभा मंडल होता है। जैसे दिखता नहीं, कुछ चीज़ दिखते नहीं है। अब जैसे मान लो आप वाईफाई का कनेक्शन है या फोन का टावर सिग्नल आ रहा है, टावर लगा हुआ है, फोन आ रहा है, चल रहा है, दिख तो नहीं रहा ना चीज़ें। तो ऐसी ये चीज़ें होती हैं। तो यानी कि चीज़ें दिखते नहीं हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जियाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्थान पर का प्रभाव भी कुछ अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पर कुछ बैड एनर्जी होती है। तो ऐसी एनर्जी कई बार कुछ, तो ये ज़्यादातर एनर्जी ऐसे लोगों को चिपकती है जिनका चंद्रमा अष्टम में हो या चंद्रमा वीक हो। एक तो उनके मन का वहम पड़ जाता है। वहम कैसे पड़ता है? चंद्रमा के कारण ही। जैसे मन में कोई वहम आया तो घर में जगह कर लेता है। एक पॉजिटिव इंसान होता है, वो पूजा पाठ करके अपने आप को बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाए तो भी ठीक हो जाता हूँ। आजकल जैसे देखने को मिला है नेगेटिव एनर्जीज कभी कभी हमारे सामने भी आके खड़ी हो जाती हैं। प्रभाव होता है इनका, बिल्कुल होता है। ये ब्लैक, इसको मैजिक बोल सकते हो, जैसे तंत्र की कुछ चीजें हैं ये। ऐसा भी हो जाता है जी कि हम कहीं सोए हुए हैं या हमने कुछ पानी पी लिया या कुछ भी मतलब खा लिया पी लिया, जी। और वो नेगेटिव एनर्जी उस चीज में थी, तो वो सेम हमारे ही कपड़े पहन के हमारे ही सामने आके खड़ी हो जाए। क्या वो सच है या फिर लोगों के मन का वहम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल होता है, परंतु इसके अंदर ना तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं। यानी कि है निम्न से प्रकार की कोई एनर्जी, पर इसको बनाया कुछ और जाता है, जैसे डराया जाता है। कोई भूत प्रेत ऐसे नहीं आपको मिलते गली में चलते, ऐसा नहीं कुछ होता, होती है एनर्जी। मैं तो ये कहता हूँ दुनिया में, देखिए आपके लिए भी बताता हूँ, दुनिया में जिस चीज़ का नाम है तो वो है, अगर है तभी उसका नाम हुआ ना। पर वो बात अलग है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी नहीं है। एक एनर्जी होती है, ये दिखती नहीं है।
अब आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर कितनी सफाई होती है, जाकर मन कितना खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का प्रभाव, एनर्जी ऐसी होती है, हमारा मन बड़ा अच्छा होता है, हम शांत हो जाता है। हम जैसे बोलते हैं ना गुरुद्वारे में, जबकि गुरुद्वारे में एक गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, कुछ अगर हम बोले मंदिरों में तो चलो मूर्ति होती है, अलग अलग तरह के पता नहीं क्या क्या होता है, मगर गुरुद्वारा में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, एक सजावट होती है, साफ सुथरी होती है। तो यानी कि उस गुरु प्रकाश का ही इतना प्रभाव होता है, उसके जो शब्द हैं उनका इतनी पॉजिटिविटी है, जो वहाँ पर एक गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे, वो सारे गुरुद्वारे में उसकी एनर्जी होती है। तो वहाँ पर आप बैठकर जितने भी बातें सोचोगे तो आपके मन में अच्छी एनर्जी आएगी। तो यानी कि एक जगह होगी ना, जितनी अच्छी जगह होगी उतनी उस हिसाब से आपको एनर्जी मिलेगी। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज ने अपना घर बना लिया या फिर नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो चुकी है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी है, तो ऐसा इंसान पहली बात तो जो कोई भी काम है करने में बड़ा डिले करता है, सुस्त रहता है, रात को नींद नहीं आती, सपने अच्छे नहीं आते, वैसे ही पता लग जाता है। ऐसे इंसान के पास कोई खड़े होना भी पसंद नहीं करता। अब जैसे कुछ इंसान बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, तो कुछ इंसान सुंदर भी नहीं होते तो भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, उनका हवा मंडली होता है। और कुछ इंसान सुंदर होने के बावजूद भी दूसरा इंसान उनके पास खड़े होना पसंद नहीं करता, तो उनका कहीं ना कहीं यही कारण होता है, एनर्जी का खेल है सारा ये। मतलब अगर हम इस चीज से नहीं पता लगा पाए तो आपके पास ऐसा कोई उपाय या फिर ऐसा कुछ है जिससे जिस इंसान के ऊपर नेगेटिविटी है वो पता लगा ले कि मेरे ऊपर ये नेगेटिविटी है? जी बिल्कुल पता लग जाती है। पहली बात तो ग्रहों से पता लग जाता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जातक है ना, तो हमारे जैसे मैंने फेस रीडिंग करके आपके 2-3 सवाल जान लिए मन के, तो हम फेस रीड करके इंसान को देख कर ही पहचान लेते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। नहीं, मतलब जैसे कि कोई इंसान बहुत डर रहा है, वो आचार्य के पास या ज्योतिष के पास नहीं आना चाहता, तो वह घर में बैठ के भी कोई ऐसे कुछ उपाय होते हैं। जैसे हम बोल देते हैं घर में आपको कुछ नकारात्मकता लग रही है तो गौमूत्र का छिड़काव करें, सेंधा नमक डाल के पानी में पोछा लगाएं, सेंधा नमक अपने ऑफिस में रखें, कपूर की जोत जलाएं, धूनी जलाएं, गूगल की धूनी जलाएं। अलग अलग प्रकार की मतलब कि अलग अलग उपाय होते हैं, टिप्स होते हैं। यानी कि अगर कोई बैड एनर्जी कहीं पर है ना, तो इसको दूर भगाना कोई बड़ा काम नहीं है। चुटकी जैसे चुटकी बजती है ना, ऐसी एनर्जी चली जाती है। बस उसको सही समझ में आ जाए और क्या चीज़ है उसका सही प्रिकॉशन मिल जाए, बस इतनी सी बात है। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। और पंडित जी, मतलब आजकल जैसे होता है कि लड़कियां थोड़ा बिहेवियर अपना गलत रखती हैं, तो वो अपनी शादी के बाद, तो क्या वो भी ज्योतिष से रिलेट करता है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ हर एक चीज, कुछ भी चीज है ज्योतिष से रिलेट करता ही करता है। मतलब जैसे लड़कियां अपनी माँ को तो अपनी माँ मानती हैं जी, लेकिन अपनी सास को जाके माँ नहीं मानती, वहाँ बदतमीजियों से बात करती है, जी। तो उसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हर एक राशि वाली औरत ऐसी ही होती है या फिर वो कुछ की अपनी दिमागी परेशानियां होती हैं? पहली बात तो बड़ी खुशी हुई आपने ऐसा सवाल पूछा, जबकि लड़कियां अपनी कमियां नहीं कभी बोलती, बट आजकल ऐसा हो रहा है, तभी आपने सवाल पूछा। तो देखिए ऐसा है ना, जो सास होती है चंद्रमा का रूप होती है। अब मान लीजिए कुंडली में किसी का चंद्रमा खराब हो ना, तो पहले पता लग जाता है कि ऐसे इंसान की सास से कम बनेगी। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो बोला जाता है इसको सास बड़ी अच्छी मिलेगी। तो यानी कुंडली से हम ये भी बता देते हैं भी इस लड़की की ज्वाइंट फैमिली में शादी होगी, या इसका ससुर नहीं होगा, या इसकी सास नहीं होगी। कई बार तो हम ऐसा भी बोल देते हैं, किसी का नेचर ऐसा होता है कि इस बच्चे की शादी ऐसे घर में करो जहाँ पर इसकी सास ना हो या उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, दूर रहते हो। क्योंकि कई बार नेचर बच्चे का ऐसा होता है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, उसका नेचर ऐसा होता है, वो तो मिलने वाला नहीं होता, तो हम उसको मना कर देते हैं। तो यहीं पर ही ज्योतिष मदद करता है हमारी। तो पंडित जी, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि मतलब गोल्ड पहनने से या फिर कान या नाक ना छिदवाने से भी लड़कियों के ऊपर कुछ असर पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को भी ले लो या मुझे ले लो, मैं नहीं पहनती ये सब, आपने देखा भी होगा ना, मेरी नाक छिदी हुई, तो मतलब उसका भी कुछ फर्क पड़ता है हमारी फैमिलीज पे या फिर अभी या शादी के बाद, कुछ ऐसा है? देखिए ना, हमारी जैसे 12 राशि हैं, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये बड़े विस्तार में बताने वाले सवाल हैं, फिर भी मैं चाहूंगा जितना आपको समझा पाऊँ। 12 राशि है ना हमारी, तो 12 राशि हमारी पूरी बॉडी पे डिपेंड करती है। पहली राशि मेघ मस्तक पे, वृक राशि फेस पे, मिथुन गर्दन पे, कर्क चेस्ट पे, सिंह धोनी पे, ऐसे करते करते मीन कुंभ घुटनों तक राशि आ जाती है। तो यानी कि मतलब कि जो जिस भाग की जो राशि हमारी बैठी है, और जिस राशि में जो ग्रह बैठा है, अब मान लीजिए किसी का पहली राशि में शनि बैठा है, सूर्य की राशि में शनि,
तो ऐसे इंसान के अक्सर मस्तक में गुस्सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि पहली राशि मेघ की है। मंगल तो इसका स्वामी मंगल है, मंगल तो अपने आप में बड़ा वो एक्टिव है, तो शनि साथ में आके बैठ गया, तो ऐसे इंसान का ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा ऐसा नेचर रहेगा। पंडित जी, ये भी तो कहा जाता है कि लड़कियों की आजकल नाक नहीं छिदवाई जाती, तो उससे उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? हाँ, इसका सवाल आपको ही देना चाह रहा हूँ मैं। कान और नाक छिदवाना लड़कियों के लिए अति जरूरी है। आप ये देख लीजिए, जितना भी डिवोर्स केस आजकल हो रहे हैं ना, लड़कियों के आर्टिफिशियल कान ज़्यादा पहने होते हैं, जबकि कानों में गोल्ड डालना अति जरूरी है। और नाक छिदवाना भी हमारा बहुत ज़रूरी है। नाक का ये जो हमारा बीच का पार्ट होता है ना, ये हमारे माइंड का बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है। 4 पाँव वाले जितने भी जानवर होते हैं, गायें भैंस जो भी पंडित है जी, ना, अगर नाक ना छिदवाएं लड़कियां तो मतलब उनकी सबकी ही जिंदगियां खराब होंगी या फिर? नहीं, ऐसी सबकी नहीं होती। कुछ लोगों के कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कि इसको नाक में चांदी पहना दो। उसका बुध कुछ इस तरह से होता है कुंडली में, तो उसको कुछ लोगों के लिए तो जरूरी होता है, परंतु बेसिक अगर हर लड़की नाक में चांदी, कान में सोना डाले तो अति उत्तम है। क्योंकि आजकल तो नया फैशन चल चुका है ना कि लड़कियां अपनी नाक नहीं छिदवाती। उन्हें ऐसा लगता है कि हम शायद पुराने ख्यालों के हैं या फिर पुराने माने जाएंगे, तो नहीं छिदवाती। तो उससे कुछ ज्योतिषी का फर्क तो नहीं पड़ता ना? वही आपको मैं बता रहा हूँ, अगर लड़की डालेगी तो अति उत्तम है, परंतु कुछ के ग्रह योग ऐसे होते हैं तो उनको डलवाना अति जरूरी होता है। तो हम कुंडली देखकर बता देते हैं भी इस बच्चे का कुछ भी हो, नाक हमेशा छिदवा के रखो, कान छिदवा के। आजकल लड़कों का एक फैशन हो गया है कानों में नत्थियां पहनने का जी, तो वो ज्योतिषी रीजन है या फिर एक फैशन, मतलब लड़के पहन सकते हैं या नहीं पहनना चाहिए? ये देखो फैशन भी है। सबसे पहले लड़के ज्यादातर फैशन से डालते हैं। अब ऐसे मैंने भी डाले हुए हैं ऐसे तो। अब कान जो हमारे होते हैं केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिसका केतु कुंडली में खराब है या केतु किसी का 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो केतु को एक्टिव करने के लिए, उससे और लाभ लेने के लिए, तो जैसे मैंने गोल्ड डाल लिया कानों में। गोल्ड क्या है? बृहस्पति का। बृहस्पति का चेला है केतु, यानी कि मैंने गोल्ड डाल लिया कान में। कान में गोल्ड डालने का मतलब ये है कि मैंने बृहस्पति को केतु के साथ मिला दिया, गुरु चेले का योग बना दिया, तो इसने मेरा केतु को एक्टिव कर दिया। तो ऐसे इंसान के काम में, तरक्की में, हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। किसी का काम ना बन पा रहा हो, तरक्की ना मिल पा रही हो, बिजनेस में ना बढ़ोतरी हो पा रही हो, तो ऐसे इंसान की कुछ लोगों के हम उपाय बोलते हैं कि ऐसे इसका कान या इसका कान छिदवा दीजिए, तो उसका ऑटोमेटिक काम होना शुरू हो जाता है। आचार्य जी, ज्यादातर ये भी देखने को माना जाता है कि लड़कियों की शादियों के बाद पायों में पैरों में पायल और बिछुआ टाइप कुछ पहनने को भी कहा जाता है, लेकिन आजकल फैशन की वजह से औरतें नहीं पहनती। तो क्या वो पहनना चाहिए? कुछ फर्क पड़ता है उनकी पर्सनल जिंदगियों में? जैसे देखिए, बेसिकली हम पंजाब में रहते हैं, आप भी पंजाब में रहते हो, तो नहीं, पंजाब मैं में हूँ हरियाणा से। नहीं, अभी पंजाब में अभी रह रहे हैं ना। जैसे आज से 50 साल पहले तो जो पंजाब के जो भी थे ना, जो रीति रिवाज थे, तो बड़ा ही, हमारे हरियाणा में भी ऐसे था, बड़ा चांदी पहनाया जाता था लड़कियों को, पाँव में, इसके पाँव की फिंगर्स में, कमर में, तो हर जगह चांदी काफ़ी पहनाई जाती थी। चांदी क्या है? शांति का प्रतीक है। तो जैसी नई दुल्हन आती थी, चांदी पहन के आती थी, तो उसका जो भी उसके अंदर बुरा प्रभाव होता था, गुस्सा वगैरह जो भी, वो उसका उसी के साथ उपाय हो जाता था, वो उसका नष्ट हो जाता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल कितने के बन रही है जोड़ा आपस में, कितने के डिवोर्स हो रहे हैं, कितने के कपल बन रहे हैं, कितने के लड़कियां सुन रही हैं, आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्गों ने जो संस्कार चलाए थे ना, तो यहाँ तक कि जो हम माथे पे सिंदूर डालते हैं, बोलते हैं ना कि जितना लंबा सिंदूर होगा उतनी लंबी उम्र होगी तेरे सुहाग की, तो इसका भी कारण है। तो कहने का मतलब चांदी पहनना, पाँव में पहनना, बिच्छू पहनना, हर एक चीज़ का इफेक्ट है, जो आजकल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वही बात आ गई ना पहले वाली, मैंने बोला मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु ये हमारा नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो और रहा। आचार्य जी, जैसे आजकल, मतलब अभी तो इतना नहीं, लेकिन पुराने टाइम में औरतों को आदमी मारा करते थे, उन्हें अपने पैरों की जूतियां भी समझा करते थे, लेकिन भगवानों के काल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो हमेशा औरतों को देवी मानते थे। तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ लोग होते हैं शत्रु, अपने औरतों पे हाथ बुद्धि भ्रमित होती है उनकी, अपने, उनका जो दिमाग है बड़ा ही खराब भ्रमित होता है,
राहु मतलब कुछ लोग ऐसे मतलब वो औरतों पर हाथ प्रवृत्ति- उठाना चाहिए या कुछ नहीं? लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। हाथ तो देखिए किसी के ऊपर नहीं उठाना चाहिए, औरत को छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ किसी जीव जंतु जानवर को भी नहीं मारना चाहिए। जिसको भगवान ने दुनिया में दिया तो मारन का हक हमें किसी को नहीं है। प्यार करना चाहिए किसी भी चीज़ से हो, जितना प्यार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, भले वो हमारी कोई वनस्पति है, भले हमारी कोई वस्तु है। मारने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। अब आपने लड़की को स्पेशली मारने की बात पूछी है। लड़की क्या है, घर की लक्ष्मी है, शादियों की आती है ना लक्ष्मी है। जो इंसान अपनी वाइफ की कदर नहीं करेगा वो इंसान जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। हाँ, अगर उसने कुछ करके उसके पास पुराना बाप दादों का पैसा आ भी गया और घर पे अपनी बीवी को नहीं पूछ रहा, लड़ाई झगड़ा जो आपने बोला ये सब कर रहा है, तो वो पैसा उसके पास नहीं टिकेगा। आचार्य जी, लड़कियों को, औरतों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, बिल्कुल, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आप हमारे समाज में देख सकते हो कि लड़कियों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जी जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अब देखिए ये तो अब लोगों की अपनी अपनी समझ है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। ज्योतिष के आधार पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बोला जो जो औरत है घर की हमारी लक्ष्मी है, जितना उसकी पूजा, जितना उसके बात मान के चलेगा, उसका घर उतना खुशहाल रहेगा, उतनी पैसों की बरकत आएगी। लेकिन आजकल तो ये कहा जाता है अगर कोई पति अपनी पत्नी की बात माने कि जोरू का गुलाम है, हाँ, तो फिर उसमें औरतों की बात माननी भी चाहिए या नहीं? नहीं ये तो देखो लोगों ने बातें बना रखी हैं, जोरू का गुलाम अपनी वाइफ की बात माने। बात मानने का मतलब ये नहीं है कि वाइफ बोले कि सास ये कर रही है मेरी, ये कर दे ये कर दे। जो काम बात मानने वाली है वो माने, जो बात मानने वाली है वो माने। अब ये बात तो लड़की को भी चाहिए कौन सी बात कहने वाली है। यानी कि देखो गृहस्थ जीवन है, दोनों को एक दूसरे की सोच समझ के चलना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज का नाम ही जीवन है। जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसकी गाड़ी चल पड़ी, जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसका झगड़ा आज भी है कल भी है। अब ज़्यादातर केस यही आ रहे हैं, आपस में मियाँ बीवी की पटती नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कोई करना चाहता नहीं है, तो आगे आजकल कोई आगे झुकता नहीं है। हाँ, झुकना लड़कियों कोई को नहीं है। लगता है कि मैं बिल्कुल, ज्यादा हूँ और बिल्कुल। लड़कों को लगता है मैं ज्यादा हूँ। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले डिवोर्स नाम की चीज़ ही नहीं होती थी, ऑप्शन ही नहीं होती थी लड़कियों के पास कि हम डिवोर्स करके शादी की ओर कर सकते हैं। आजकल पता लग गया। आजकल तो आप देखते हैं शादी आज होती है 10 दिन बाद लड़की घर बैठी होती है, बोलती मैं नहीं जाऊंगी, लड़का ठीक नहीं है। तो कहने ऑप्शन आ गए ना उनके पास, कुछ माहौल ऐसा बन गया। और बाकी देखो ये सब तो बहाने हैं, ये कलयुग का दौर है, ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और आचार्य जी, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, मदरा पीते हैं, तो वो क्यों पीते हैं? मतलब वो भी उनकी राशि का ही प्रभाव है उनके ऊपर? बिल्कुल, राशि का प्रभाव, शनि खराब होता है ऐसे लोगों का। तो उनके लिए कोई उपाय है? मतलब जैसे कि घरेलू महिलाएं जो हमें आज देख रही हैं, वो अपने घरों में कोई इलाज कर लें, जैसे कि उनका पति, उनका बेटा कोई भी शराब या मदिरापान बहुत ज्यादा करता है और वो परेशान है, तो वो कोई ऐसा उपाय आप बताना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए, जैसे मान लो किसी का पति शराब का सेवन करता है ना, तो उसकी बची हुई शराब की बोतल में जैसे कोई शराब बची हो ना, जितने भी शराब, वो बोतल लेकर हस्बैंड से चोरी चुपके, यानी कि उसको पता ना चले, वो बोतल किसी वीरान पे जाके दबाएं, वीरान स्थान पे, और भैरव जी के मंदिर तो में। वो बस पत्नी ही करे या फिर उनके बच्चे या कोई भी कर सकता है? पत्नी हाथ लगा के अपने बच्चे को दे सकती है, बच्चा जाके कर आए। और ये करने के बाद भैरव जी के मंदिर में एक शराब जहाँ पर चढ़ती है, शराब का प्याला या बोतल अपने पति के नाम से चढ़ाएं और भैरव जी की उपासना करें, उनसे उनकी ब्लेसिंग लें, आशीर्वाद लें, जरूर उन पर थोड़ी कृपा होगी। ये कुछ बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे ही शाम का समय होता है, शनि का टाइम आता है, तो इंसान के मन में बुरे ख्याल चल पड़ते हैं, दारू पीनी है, ये पीनी है। तो इससे जैसे इंसान पीता है, घर पे आके लड़ाई झगड़ा, ये सब शनि खराब की निशानी है। जिसका शनि खराब होता है वो इन सब कामों में रहता है ज़्यादा। तो आचार्य जी, अगर हमारे किसी भी दर्शक को आपसे मिलना हो या बात करनी हो या फिर अपने ज्योतिष के बारे में कुछ पूछना हो, तो वह आपसे किस तरह संपर्क कर सके? देखिए, मैं अलग अलग, जैसे मैं बेसिकली मैं लुधियाना, पंजाब लुधियाना से हूँ, और दिल्ली आगरा मेरे ऑफिस अलग अलग समय पे बैठता हूँ। आप जैसे भी कोई मुझसे मिलना चाहे, फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेके मुझे दिल्ली में भी मिल सकते हैं, दिल्ली नागुली में मैं, और आगरा स्टेट बैंक कॉलोनी में मिलता हूँ मैं। बाकी फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर आएँ जिन्होंने भी मिलना है। और अगर कोई दूर से या मेरे पास नहीं आ सकता तो फ़ोन करके ऑनलाइन भी अपनी कुंडली मुझसे वो दिखवा सकता है। और आजकल बहुत सारे पंडित हैं जो ऑनलाइन ये चीज़ें करते हैं, जैसे हमने पहले भी बातचीत करी इसके ऊपर कि बहुत सारे पंडित फेक हैं। जी, तो जी। लोग कौन से पंडित पर भरोसा करें?
बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं अपने हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ ना, तो अपनी आप डेट ऑफ बर्थ दो, अपने बारे में कुछ मत बताओ। अगर वो इंसान आपके बारे में 5 6 7 बातें बता देता है भी आपके परिवार के बारे में, तो समझ लीजिए वो जिसने आपका दुख बता दिया, तो वो कोई ना कोई आपका किनारे भी आपको लगा सकता है। अगर आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा पति खराब है, ये खराब है, तो वो तो आपको एक एडवाइस दे रहा है। तो ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं, अपना दुखड़ा रो देती हैं, जेंट्स नहीं रोते। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो हम इस करके सभी को मना करते हैं, आप कभी भी किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ, अपने बारे में कुछ मत बताओ। आप जो हो ना, कुछ बनकर कुछ और जाओ। तो आपकी ग्रह क्या कहते हैं ये आप उससे जानिए। अगर वो आप उसने आपकी नब्ज पकड़ ली, ग्रह का देख लिया, तो कहने का मतलब छोटा सा यही फंडा है, अगर उसने आपके ग्रहों के हिसाब से आपकी लाइफ के बारे में बता दिया, तो आपकी लाइफ को वो ठीक भी कर सकता है, तो उसके आपको कोई ना कोई अच्छा उपाय भी दे सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, इससे जो लोगों में आजकल हो रहा है, गलत भ्रमित हो रहे हैं, गलत लोगों के हत्थे चढ़ रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगा, और ज्योतिष का नाम भी खराब नहीं हो पाएगा। तो आचार्य जी, जैसे कि अनुष्ठान होते हैं जी, अनुष्ठान हमेशा 100% सही होते हैं? अनुष्ठान तो देखिए सही होते हैं, इस ना से होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, या मतलब जैसे कि किसी की ग्रह नक्षत्र खराब है या फिर जी। कुंडली में कोई दोष है, तो आजकल बता देते हैं पंडित कि कोई भी अनुष्ठान करवाओ, उस अनुष्ठान के बाद उनके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो क्या आपकी वहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है? कुछ टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ की हो जाती है, कुछ कुछ की नहीं होती है ना। वही बात है ना, ऐसी पूजा पाठ अनुष्ठान है, जिस इंसान ने श्रद्धा भावना से किया तो उसका जरूर होता है। परंतु मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने किसी ने बोल दिया अरे ये काम कर दे, तो आप सिर्फ स्वार्थ के लिए पूजा करने जा रहे हो ना वहाँ पे, सिर्फ मतलब के लिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये करके आना है, फलाने ने बोला है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पूजा पाठ वहीं लगती है जहाँ आप निस्वार्थ से करोगे, सच्चे मन से करोगे, सद्भावना से करोगे, तो भगवान आज नहीं तो कल सुनता है। तभी तो कहते हैं भगवान आज नहीं तो कल सुनता है। बस आपका मन में, आपके मन में पुकार होनी चाहिए, भगवान शक्ति होनी चाहिए भगवान के तक आपकी बात पहुंचाने के लिए। और आचार्य जी, आजकल बंगलामुखी माता के नाम पर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाते हैं। बंगलामुखी माता के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन उनके नाम पर इतने फ्रॉड क्यों चल रहे हैं? देखिए, बंगलामुखी नाम के फ्रॉड नहीं चल रहे। मैं खुद बंगलामुखी माता का साधक हूँ। आपका प्रश्न थोड़ा गलत है ये। हाँ, कुछ लोग जो हैं बंगलामुखी माता का बोलकर कि हम तंत्र कि कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी जिन्होंने देखो लोगों को लूट नहीं, सूट मतलब करनी है ना, आजकल जो बहुत सारे ज्योतिषी होते वही हैं बोल ना, रहा वो हूँ। देखिए, जिसने लूट कसूट करनी है वो कोई भी नाम ले सकता है, वो किसी भी देवी देवता का नाम ले सकता है। हाँ, बंगलामुखी जो माता है ये कलयुग की देवी है, कलयुग में अवतार मिला हुआ है। शत्रुओं के लिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक नहीं हो पा रही, कहा जाता तो है वो बंगलामुखी पे अनुष्ठान करे तो उसका ठीक हो जाता है। तो कुछ लोग बोल देते हैं जैसे भी आपके हम घर पे बंगलामुखी का हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि अगर सच बताऊं, मैं तो खुद साधक हूँ माता रानी का, बंगलामुखी माँ का हवन घर पे कभी होता ही नहीं है। हाँ, मेरा प्रश्न यही था कि असलियत में बगलामुखी माता का जो हमारा हवन है वो घर पे हो भी सकता है या नहीं? नहीं होता। क्योंकि मैंने जितना सुना है, यहाँ पंजाब में रह के कांगड़ा में बगलामुखी माता का एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर। जी है। वहाँ रात में हवन किए जाते हैं, स्पेशली रात में हवन होते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, वहाँ जो हवन होते हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरियाँ होती हैं? मैंने अभी तक जितना सुना है, बगलामुखी माता बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। जी। तो आपका क्या कहना है कि बगलामुखी माता अगर कोई हवन कराना चाहे, वो किस किस चीज के लिए करा सकता है? हवन तो देखिए आप किसी भी चीज के लिए करा सकते हैं। मेन शत्रु पर विजय डालने के लिए, जैसे अब आगे इलेक्शन वगैरह आती है तो जितने भी एमएलए मंत्री शंत्री हैं सब इस साधना का प्रयोग करते हैं इस विधि में। तो कहने का मतलब माता रानी तो सारे काम करती है, इंसान करवाने वाला होना चाहिए। वो कहते हैं ना, भक्ति के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, माँ सब कुछ दे देती है। कहा जाता है विशेषता माता रानी की यही है, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए। और कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका झूठा, तो उस पर अगर आपका फैसला नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में माता रानी यूं काम कर देती है, अगर उसको असली साधक करने वाला मिल जाए। कहा जाता है कि ज्यादातर जो भी हवन है बगलामुखी माता के, ये जो कांगड़ा में बहुत सिद्ध मंदिर है बगलामुखी माता का, वहीं कराए जाएंगे या फिर और भी कहीं बगलामुखी माता निवास करती है? बगलामुखी माता का मंदिर मेन तो देखिए वही है। एक प्राचीन मंदिर अलग नलखेड़ा में भी है,
जैसे दतिया में भी है। इसके अलावा शमशान में भी माता का हवन होता है। जैसे कुछ लोग वहां नहीं जा सकते ना, तो शमशान के अंदर भी माता का हवन होता है, परंतु घर पे हवन नहीं होते अगर प्रॉपर बंगलामुखी माता का करना हो। मैं इसमें आपको बीच में आपको प्रश्न काट के पूछना चाहूंगी, शमशान में ही क्यों बंगलामुखी माता का हवन होगा? कुछ क्रियाएं जैसे आप पूछ रहे हो ना, कोर्ट केस के लिए, शत्रुओं के लिए, तो कुछ क्रिया इस तरह की होती हैं, कुछ उसके अंदर पर प्रयोग ऐसे होते शमशान हैं। में तो नेगेटिविटी मानी जाती है, वहां भूत प्रेत का वास भी माना जाता है। ये भ्रमित है लोगों का। सबसे पवित्र जगह शमशान है, महादेव भोलेनाथ जी का वास है। शमशान में तो जितनी ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा कहीं है ही नहीं है। ये आपकी सोच है, हमारे लोगों की नहीं, सोच वहां है। लोगों को मौत के बाद जलाया जाता है, जी तो बिल्कुल, वहां नेगेटिविटी तो होनी ही है। कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये मन की सोच है आपकी। ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस मन का भ्रमित है। हम लोग वहां पर ऐसा को रात रात हम बैठ के देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही बोला ना, सोच है लोगों की, और कुछ नहीं है। जब सही ज्ञान किसी के पास होता नहीं है तो एक ही चार बातें बना देते हैं। जब भी आप, मैं तो कहता हूँ, जब भी आप शमशान से गुजरो आसपास से, अगर कोई जेंट्स है तो 1 रुपए का सिक्का बाहर से गिराए, तो अंदर ना आपके भी जाए, कहने का मतलब अच्छा रहता है उसके लिए। आपका कहने का मतलब है शमशान से डरना नहीं चाहिए, वो एक बिल्कुल, पवित्र जगह है। डरने वाली जगह ही नहीं है, भोलेनाथ की जगह, माथा टेकना चाहिए। सोमवार, मैं खुद सोमवार के सोमवार वहां पर माथा टेकता हूँ। असली निवास स्थान भोलेनाथ का शमशान में ही है। तो अगर किसी को वहां रात के 12 बजे के बाद जाना हो तो क्या उसे जाना चाहिए? देखिए, रात को 12 बजे के बाद कौन जाता है यहाँ पर? आजकल कोई मंदिर में नहीं जाता, ये कोई टाइम थोड़ी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो क्रिया वगैरह करते हैं, कुछ इसके लिए जगह बनी है अलग अलग, तो वो जो क्रिया करते हैं वो तो जाती हैं। अब आम लोगों को नहीं जाना चाहिए। रात के 12 बजे के बाद तो कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, अपने घर पे बैठ के आराम करना चाहिए। कहीं जाने का मतलब ही नहीं है। कोई काम है तो सोमवार जाए कोई। और जैसे नॉर्मल मंदिरों में सुबह 4 बजे से हवन स्टार्ट हो जाते हैं, जी, तो वो क्यों होते हैं सुबह 4 बजे से हवन? सुबह का वेला अमृत वेला 3 से लेकर 6 बजे तक का, ये इतना अच्छा समय होता है। अगर इसके अंदर अगर आप 5 मिनट भी ध्यान पे बैठ जाते हो ना, आप सपोज कर लिए आप 4 बजे 5 मिनट ध्यान पे बैठे हो, और एक इंसान दिन में 5 घंटे बैठा है, तो वो एक बराबर है। यानी कि आपके 5 मिनट और उसके 5 घंटे एक बराबर है अमृत वेला में बैठने की। लेकिन पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि रात में जो 3 बजे का टाइम होता है वो तो भूतों का होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भूतों का टाइम नहीं होता। 3 से लेकर 6 बजे का जो वेला होता है अमृत वेला होता है। असल में ये चार प्रकार का समय होता है। इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे सूर्य छिपने के बाद है ना, 4 तरह के पहर लगते हैं, चांदनी रात, शनि की रात। तो ऐसे जो 3 से 6 का जो टाइम है, ये इसका टाइम होता है। अब जितने भी लोग, जैसे आप अभी ड्रिंक वगैरह की बात कर रहे थे ना, तो जैसे सूरज छिपने के बाद जितने भी लोग ये सब होते हैं ना, तो इस समय शनि और राहु का प्रभाव होता है। तो जितने भी ड्रिंक वगैरह करते हैं, जैसे सूरज छिपता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है ना, तो इनके मन में ख्याल आने लग जाते हैं, चलें कुछ करें कुछ करें। तो वो टाइम ऐसा होता है, शनि और राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो इंसान वो चीज़ करने लग जाता है। जैसे आजकल पंडित जी लड़कियां बहुत ज्यादा शराब का पान करती हुई दिख जाती हैं, तो क्या जी। वो लड़कियों को करना चाहिए या फिर नहीं? जी, करना तो देखो जेंट्स को भी नहीं चाहिए, परंतु सोसाइटी है, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। कलयुग है जी, हर चीज़ का सत्यानाश हो रहा है। और ये भी कहा गया है कि कलयुग में भगवान कृष्ण का भी जन्म माना गया है, तो कल क्या वो जी बिल्कुल बिल्कुल बोला गया है आगे। अभी तो देखो, अभी तो कलयुग को चलते कुछ 5500 कुछ साल हुए हैं। अभी तो बड़ा टाइम बाकी है, अभी तो बड़ा कुछ देखना बाकी है। अभी तो बहुत समय पड़ा है। आपके हमारे पता नहीं कितने जन्म हो जाएंगे। अभी तो बहुत उस चीज़ों का भी टाइम पड़ा हुआ तो है। मतलब सच में कृष्ण जी का जन्म दोबारा माना जा रहा है कलयुग युग जी में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो ये कहता हूँ, आप ये देखो, जो कलयुग है कितना भारी पड़ने वाला है। यानी कि जो कलयुग है, कलयुग का नाश करने के लिए जो कलिक अवतार हमारे लेंगे, उसके साथ में जो हमारे 8 जो हैं, जिनको मतलब कि जैसे हनुमान जी हैं, तो इनको इच्छा मत मृत्यु का वरदान है, जो अभी तक सजीवित हैं। तो इन सभी जो 8 जो हमारे ना, अभी नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहे, ये सभी 8 के 8 मिलकर कलिक अवतार के साथ उसका नाश करेंगे, हमारे कलयुग का। ये बहुत टाइम की बात है, अभी तो टाइम आएगा। अभी तो जो चल रहा है इसी पे हम देख लिया जाए, यही सेट कर दिया जाए, ये काफ़ी बात है। ये तो बड़े अरसे की बात है। अभी का जो चल रहा है, अभी का यही लोग ध्यान से कर लें, भगवान को पूज लें, अपने घर परिवार में कर लें, यही काफ़ी है। आचार्य जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, बड़ा अच्छा लगा आपसे भी बात करके। जय माता दी, सभी को प्यार भरी नमस्कार।